तब्दीली सरकार एक बार फिर अपनी काबीना में तब्दीली के लिए तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार इस तब्दीली से क्या आवाम के हालात तब्दील होंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म तो कई वुज़रा पर बरहम है, पंजाब काबीना समेत ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश्त हमें सुनाई दे रही है। बड़े बड़े ऐसे वुज़रा हैं जिनके क़लमदान अब तब्दील किए जाएंगे। ये बरहमी उन तमाम तर सूरत हाल पर है, उनके काम पर है, वो कारकर्दगी पर है, वो जो अभी नहीं दिखा पाए हैं। आज काबीना में अगर इन अफसरान को, इन वुज़रा को तब्दीली के अहकाम दिए जाते हैं तो क्या फिर आवाम फिर से ये उम्मीद लगा लें कि उनके हालात तब्दील हो जाएंगे, मईशत में बेहतरी आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और उनको जॉब्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी और हालात जो अभी ख़ास से ख़राब है मईशत के हवाले से, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे? तो ये उम्मीद लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, क्या सूरत हाल रहेगी और क्या बातें की जा रही हैं जो इस्लामाबाद के सियासी हल्के हैं, समाजी हल्के हैं? मुर्तज़ा हमारे साथ हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मुर्तज़ा, ये बताइएगा, वफाकी काबीना का इजलास है, इसमें एजेंडा क्या है? और दूसरी बात कि ये अब दोबारा से बातें की जा रही हैं, काबीना में तब्दीली होगी, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली होगी, इस तब्दीली से क्या आवाम के हालात तब्दील होंगे? क्या खबर है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया अस्मिया। एक तरफ तो ये नॉर्मल एक इजलास है, जिस तरह से हर हफ्ते में इजलास एक दफ़ा मुनक़द किया जाता है, उसमें मुख्तलिफ़ एजेंडा आइटम्स होती हैं। इस तरह से नॉर्मल ये इजलास है और उसमें जो एजेंडा आइटम्स हैं उनके ऊपर बातचीत जारी है। असल जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आऊँगा कि तब्दीलियाँ क्या क्या हो रही हैं। तब्दीलियों के हवाले से जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी बरहम हैं। गुज़िश्ता जो 2-3 हफ़्ते हैं उनसे उस वक्त से लेके अब तक उनका ज़हन बना हुआ है कि वो अपने कुछ जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं मावन ख़ुसूसी, उनको वो फ़ारग करना चाहते हैं और उसके साथ उनका 1-2 वुज़रा की कारकर्दगी के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उनको भी वो चाहते हैं कि दोबारा काबीना में लिया जाए और उनसे काम जो है वो लिया जाए। इस हवाले से इसी हफ्ते में ये जो आज मंगल है, जुम्मे तक ये चीज़ें डिसाइड कर ली जाएंगी। आज तो भरकफ नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसे पीएम्स हैं उनको हटाया जाएगा, एक एडवाइज़र साहब हैं या शायद 2 एडवाइज़र्स को हटा दिया जाए। तो मुर्तज़ा नाम तो होंगे आपके पास, कुछ नाम अगर हैं तो बताइए, कौन कौन से एडवाइज़र हैं, कौन कौन से मुआविन ख़ुसूसी हैं जिनके नाम हैं अभी डेंजर जोन में? इसमें एक तो ढांचा जाती इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म के मशीर हैं। वज़ीर आज़म उनसे कुछ काम उनको दिया गया था, लेकिन 1 साल हो गया है, वो काम अभी तक वैसे ही मौजूद है। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब हैं और उनके साथ रज़ाक दाऊद साहब हैं। उनको भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल वो रहे हैं, पूरा साल उनका ऐसा ही रहा है। कभी वो GIDC में इन्वॉल्वमेंट सामने आई, तो कभी डैम का जो सिलसिला था उसके ठेके में मामलात सामने आए। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें उनके हवाले से चल रही हैं। दूसरा ये है कि डॉक्टर बाबर अवान साहब की आज मुलाकात हुई है, ये भी इंतहाई अहम मुलाकात थी। डॉक्टर साहब इंटरेस्टेड हैं कि वो वज़ारत इत्तलात व नशरियात जो हैं वो चलाएँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि उनको वज़ीर आज़म साहब किस असद उमर के हवाले से बताएं। मुर्तज़ा, असद उमर को कौन सी वज़ारत दिए जाने का इम्कान है? जी, असद उमर साहब से कहा गया है कि वो पेट्रोलियम सेक्टर को देखें, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकता है ये सेक्टर। और क्योंकि इसमें बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की अगर कहा जाए तो बेजा नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है और दुनिया। लेकिन मुर्तज़ा की वही वज़ारत है, जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो उनको यही ऑफ़र किया गया था, उन्होंने उस वक्त रिफ्यूज़ किया था, कैसे मानेंगे वो? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे और जिस तरह से IMF के प्रोग्राम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे, उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने जो वज़ारत ख़जाना थी वो छोड़ी थी। और उसके बाद फिर ये सिलसिला हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अपर हैंड रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ ऐसा दिया जाए जिसमें वज़ीर ख़जाना समेत जो भी ये वजारतें हैं वो उनके पास रिपोर्ट करें। तो उन्हें कौमी असम्बली की कमेटी बराए ख़जाना का
चेयरमैन बनाया गया, जहाँ पे तमाम मशीर भी वज़ीर ख़ज़ाना जो वज़ीर ख़ज़ाना एक्ट कर रहे हैं वो भी जवाबदेह थे, सेक्रेटरी ख़ज़ाना भी, सब लोग वहाँ पे आते थे। लेकिन उसके साथ सिलसिला जारी रहा मनाने का उनको कि आप आएँ और कौमी धारे में वापस आप डिलीवर करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपकी अपनी जमात है। सही। वज़ीर आज़म साहब ने उनको, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि राज़ी किया है, और वो शायद वो जो ECC का इजलास होगा उसमें वो ना जाया करें और वहाँ पे ना वो रहें। लेकिन ये है कि वो पेट्रोलियम एनर्जी डिवीजन जो है वो उसको देखा करेंगे, उनके फैसले भी शामिल हुआ करेंगे। तैयार है। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा, मैं चाहूँगी साथ ही रहें, हमारे साथ उस्मान सईद बसरा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं चाहूँगी उनका भी हम ज़रा मौक़िफ़ लें। बड़ी ख़बरें आपने हमें दे दी हैं। बसरा साहब, ज़ाहिर है आवाम तब्दीली हुकूमत को लेकर ही इसीलिए आए थे, आप लोगों को वोट ही इसलिए दिए थे कि उनके हालात तब्दील होंगे। फ़िलहाल 1 साल हो गया, हालात तो तब्दील नहीं हुए बल्कि बिगड़ गए हैं। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई ने मिडिल क्लास के साथ साथ अपर क्लास को मुतासर किया है और अब लोग रिलीफ के लिए देख रहे हैं। तो क्या रिलीफ ऐसे ही आएगा बसरा साहब कि बार बार आप काबीना में तब्दीली करें, या इस बार हम अच्छी उम्मीद लगा लें कि चलें 1 साल बाद ही सही, बार बार तब्दीलियों के बाद ही सही, अब आवाम का ख्याल आ गया है, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? बसरा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा सबसे पहले तो मैं आपके गोशगुजार ये कर दूं कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। इंसानों की ज़िंदगी के अंदर जो उम्मीद है, सब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी ज़िंदगियों से उम्मीद को निकाल दें, उम्मीद का दामन आप छोड़ दें, तो ज़िंदगी तो बिल्कुल चल नहीं सकती। किसी भी दुनिया के खित्ते में चले जाएं, डेवलप्ड डेमोक्रेसीज के अंदर चले जाएं, दुनिया की जदीद तरीन मुआशियत के अंदर भी चले जाएं, वो भी अच्छे की उम्मीद का दामन थाम के अल्लाह करे उम्मीद का दामन थामे रखे, सब्र का दामन ना छोड़ दे आवाम। आप देखिए, मैं ये टेलीविजन के तवज्जुह से ज़रा लोगों से बात करना चाहता हूँ। देखिए, अब आपने कहा कि बेहतरी आई है कि नहीं आई। देखिए, सबसे पहले इतनी शद्दुमत के साथ मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ इस बात के ऊपर। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में वो पहली हुकूमत है जो लोगों से पूरा सच बोल रही है। अगर हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो इमरान खान से अब तवक्को रखें, खुद टेलीविजन पे आके लोगों से कहेंगे हम डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन 1 साल के अंदर जो हमने किया है वो तो लोगों को समझ आने दीजिए। $20 बिलियन का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आपके ऊपर जो ट्रेड डेफिसिट था, ये आपकी इस गवर्नमेंट ने इसको 12 पे लेके ये $8 बिलियन का हमने कम कर दिया है। $9.5 बिलियन का वो कर्जा जो वो कहते हैं ना, जो हम पे वाजिबुल अदा भी नहीं था, वो पिछली गवर्नमेंट का, वो हमने अदा किया है। $1.5 बिलियन जिसमें सूद का शामिल है, वो हमने दिया है। ट्रेड के अंदर डिसबैलेंस था, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर आपकी $25 बिलियन का ये डिसबैलेंस था, आज कम होके 20 पे आ गया है। तो चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं। अब मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, चलिए कोई क्रेडिट हमें देने को तैयार नहीं होगा, ना दीजिए। एक तो दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर पहली हुकूमत आई जिसके वजीर आजम ने मिनिस्ट्रियां अपने समधी को, बेटों को, अपने दामादों को, बार-बार काबीना में तब्दीली क्यों की जा रही है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और बेहतरी की उम्मीद भी है, तो क्या जरूरत है तब्दील करने की? देखिए, मैं जरा मेरा अगर आप लॉजिक को जरा बनने दें तो ये प्राइम मिनिस्टर पहले पाकिस्तान के अंदर आए, पूरे खानदान के अंदर उनके एक शख्स भी इस कैबिनेट में शामिल नहीं है। जिस दिन उन्होंने कैबिनेट बनाई सबको बता दिया कि मुझसे तवक्को ना रखें कि मैं आपकी नाकामी को छुपाऊंगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह मेरी टीम का हिस्सा बनिए। लेकिन यह भी तारीखी मौजज़ा करके दिखाया कि जिसने डिलीवर नहीं किया, जो एक खास जो प्राइम मिनिस्टर की एक लाइन थी जो एक्सपेक्टेशंस की और लोगों के लिए कुछ करने की, उससे जरा भी कम आया। आपने देखे, मैं आपको सुमैया पूछता हूं और हमारे साथ बैठे हुए हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आपके बैठे हुए हैं, आप तो करंट अफेयर से वाकिफ हैं। कभी किसी ने सुना था कि रेड लेटर क्या होता है? हाँ। कभी किसी ने सुना था? हाँ। ये मेरे वजीर आजम ने, जो पाकिस्तान के लोगों के सच्चे वजीर आजम हैं, ने पहली दफा बताया कि वजीर आजम के पास एक पावर है रेड लेटर की, जो वो इशू करता है अपनी कैबिनेट को कि आइए दिखाओ हमें अपने आमालनामे, भाई हमें बताओ क्या किया है। इस प्राइम मिनिस्टर ने इशू किया अपने तमाम वज़रा को रेड लेटर जिन्होंने कारकर्दगी अपनी। अच्छा, कारकर्दगी की बात हो रही है उस्मान साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बड़ा सवाल मेरे ज़बान पे रुका हुआ है, आप मेरा सवाल ले लें फिर आप बोलते रहें। आपने बात की कारकर्दगी की, तो बुज़दार साहब की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है?
अच्छा, ये अगर आप मुझे सिर्फ बुज़दार साहब के टॉपिक पे लेके आना चाहती हैं तो मैं अगर आप मुझे 2 मिनट दें, सवाल है बस। मैं इत्मीनान बख्श नहीं, इंतहाई इत्मीनान बख्श है। इत्मीनान बख्श नहीं, इंतहाई इत्मीनान बख्श है। बुज़दार का एक ही कसूर है, वो है जुर्मे ज़ईफ़ी। उसका एक ही कसूर है कि वो इशराफिया के खानदानों से नहीं है, वो तख्ते लाहौर से नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये है कि जहां आम आदमी का बच्चा, मेरे जैसा, आप जैसा, अगर खुदा न खास्ता किसी तरह से भी सर, आप जो भी बातें मुझसे कह रहे हैं ना, तो मेरे पास कुछ आदाद-ओ-शुमार हैं जिसमें 3800 केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के पंजाब में टॉर्चर सेल के खासे केसेस सामने आए, जिसमें कई मर्डर्स हुए, जिसमें अभी केसेस चल रहे हैं। पंजाब की हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं। इसी बुज़दार साहब की हुकूमत में कसूर में एक बार फिर बच्चों के केसेस सामने आए, जिसमें बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। यही पंजाब की हुकूमत है जिसमें साहिवाल का वाकया हुआ। तो सर, आप कह रहे हैं इंतहाई इत्मीनान बख्श है। इन वाकयात को देखते हुए भी, आप पंजाब में बैठते हुए भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब अगर सुमैया, अब मुझे देखिए 4-5 आपने वाकयात का भी जिक्र कर दिया। अब ये क्वेश्चन उठ गया है मेरी पंजाब की हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, गवर्नेंस पे। अब जरा मुझे बताने दीजिए लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा कि झक मार के चला जाऊं ऐसे टाइम पास करने के लिए। इसी हुकूमत, पिछली हुकूमत के अंदर जो दावा करती थी, जिसपे कभी किसी ने जुबान नहीं खोली, सबकी जुबानें 2 ताले लग गए उसके ऊपर। पंजाब पिछली हुकूमत थी, उसकी इसी पंजाब पुलिस ने 30,000 कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ की 2016-17 के अंदर। ये आप जिसको कहते हैं उस्मान बुज़दार से ये सुबह नहीं चल रहा। इसी उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने उसी पुलिस से कितनी करवाई है? 58,200 कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ करवाई हैं। एक इतना बड़ा डिफरेंस है। ये तब्दीली का शाखसाना है। खुदा के लिए इक्का दुक्का वाकया को बुनियाद बना के पंजाब की गवर्नमेंट को लाइन नहीं किया जा सकता है। अब मैं डेंगू की तरफ आता हूं। सुमैया, डेंगू की जो सर्ज है, डेंगू का सर्ज जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये बदकिस्मती के अंदर एक रीजनल सर्ज है। सिंगापुर में, मलेशिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर ये नंबर्स पूरे पिछले 20 साल की एक हाई हिट को छू रहे हैं। इसमें सिर्फ पंजाब एक्सेप्शन नहीं है। इसके बावजूद भी जो फिगर मुख्तलिफ टेलीविजन के ऊपर शेयर किए जा रहे हैं दुरुस्त नहीं है। अभी जब आप मुझे थोड़ा मौका देंगे, मैं आपको इसके एग्जैक्ट फिगर निकाल मैं मौका देती हूं आपको। इससे आगे देखें, जरा मुर्तजा से बात करने दें, आप मौका ले लें। सुमैया सुमैया बात जी, एक ये लोगों को सुनने दीजिए कि जिस पंजाब का बड़ा दावेदार थे तख्ते लाहौर के मालकान, जो आज जेलों के अंदर हैं, 56 कंपनियों के डाकू, जिनको कभी टीवी ने सवाल नहीं किया, जब पंजाब छोड़ के गए 8,000 करोड़ के पंजाब में सिर्फ चेक बाउंस हो रहे थे जब इनकी हुकूमत गई। इसी उस्मान बुज़दार ने इनको बेल आउट किया है। उस हुकूमत ने आके ये चेक भी दिए हैं, कर्जा भी कम किया है। इसलिए उस्मान बुज़दार को आप मिलान नहीं कर सकते। एक उसकी कमजोरी है। मिलान कौन कर रहा है सर? कौन मिलान कर रहा है? अल्ताफ, चले आपको पॉइंट आ गया।